हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में सबसे इजी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पार्टों में सबसे इजी केमिस्ट्री होती है। वो कौन सी केमिस्ट्री होती है प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया ने इसके बारे में वो माहौल क्रिएट कर रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए हार्ड टॉपिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पकड़ नहीं पाते कि इसको पढ़ना शुरू कहाँ से किया जाए। कुछ भी लर्निंग नहीं है इसमें, सब चीजें समझी जाएगी। और मेरा मानना ये है, मेरे खुद के विचार ये है कि ज्यादा उछल कूद करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। ज्यादा तेज बोल के पढ़ाने से या ज्यादा माइंड पे सलवटे डाल के पढ़ने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आनी है। बड़े कूल माइंड से पढ़नी है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस चीज का जवाब दूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट, माइनर टू माइनर पॉइंट यहाँ क्लियर करवाया जाएगा। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले बात ये करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इस केमिस्ट्री में कार्बन खुद एटम होता है, कार्बन। तो कार्बन और कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं, यानी जिनको मैं कह सकता हूं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सवाल ये उठता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ा कहां से जाए, शुरू कहां से किया जाए। तो कॉपी और पेन आपके हाथ में है शायद, और होने भी चाहिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण परमाणु कौन कौन से। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कुछ एक टॉपिक पढ़ के आए पहले से। अगर पढ़ रखे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रखे तो इसी चैनल पर टॉपिक का नाम डाले, आपको मिल जाएगा, डीपली पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। नंबर एक बात, हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए एलडीएस का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। इसका नॉलेज हमें होना चाहिए अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं तो। नंबर दो बात, हमें विद्युत ऋणता का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हमें विद्युत ऋणता का नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात अगर हम करें तो हमें कुछ एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आना ही चाहिए, सबका तो नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए। ये मेन पॉइंटों की बात हो रही है। हमें एलडीएस आनी चाहिए, हमें विद्युत ऋणता आनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, किसी कंपाउंड के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें दो चीजें और आवश्यक होगी। ज्यादा कुछ भी नहीं है तो एक एच बॉन्ड का, हाइड्रोजन बंध का, और एक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल आकर्षण बलों का नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कोई दिक्कत ना हो। हाइड्रोजन बंध का और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, सवाल ये उठता है, भार नहीं बढ़ाना है। एलडीएस क्या सभी परमाणुओं की चाहिए होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल उन परमाणुओं पे पर्टिकुलर बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके इर्द गिर्द घूमेगी, उनके इर्द गिर्द ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रहना है, उससे बाहर तो जानी नहीं है। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण परमाणु। बड़े आराम से ठंडे माइंड से पढ़नी है, बड़ी आसान केमिस्ट्री है। और ये चीज भी फाइनल है, ए गुड स्टार्ट गिव यू ए गुड एंड। एक अच्छी शुरुआत ही आपको क्या कर सकती है? एक अच्छा अंत दे सकती है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो रही है तो आप जरूर वो रेस जीत लोगे। लंगड़े घोड़े रेस नहीं जीत सकते भाई, लंगड़े घोड़े रेस नहीं जीत सकते। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, वहां बिल्डिंगें खड़ी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर कोई बच्चा जिसको ये टॉपिक पहले से आते हैं, वो वीडियो को स्किप कर सकता है, आगे के वीडियो देख सकता है। देखो, सभी बच्चों को तो जितना आपको आता है, सभी बच्चों को तो आता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो रटने की कोशिश करते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट सके। तो चलो, नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हमें पहले हेडिंग डालनी है
कॉपी और पेन उठाओ, पहले हेडिंग डाल लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण परमाणु। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण परमाणु। देखो हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में कहीं ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं ये सीक्वेंस में होनी चाहिए आपके पास, तो आप नोट्स बनाइए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो हम यहाँ परमाणु के बारे में लिख लेंगे कि कौन सा परमाणु हमें चाहिए होगा, कौन कौन से परमाणुओं पर बात होगी। अब परमाणुओं पर ही होगी, लेकिन परमाणुओं में भी उनकी कौन कौन सी चीजों पर बात करनी है, तो परमाणु का आपको पता होना चाहिए। प्रतीक में सीधा लिख दूंगा, उसके बाद में उसकी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप LDS लिख सकते हैं, और एक आपको उनकी संयोजकता का पता होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो आपको चार्ज भी उनका पता हो, आवेश भी उनका क्या होना चाहिए, पता हो सके। पॉसिबल हो तो वो सब मैं बता दूंगा। देखो कार्बन का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? कार्बन का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? जो कार्बन के दुख सुख का साथी हो, वो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, फिर बात आ जाएगी कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर बातें कर लेंगे हम थोड़ी सी सल्फर की और अक्स की। अक्स आर कॉल्ड टू हेलोजन एटम। अक्स कौन है? हेलोजन है। अब हेलोजनों में कौन है ये बाद में बात करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटे? 1s1 होता है। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही एक ही, इकन तो इलेक्ट्रॉन है ही एक ही, बीच को बाजरो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही संयोजी कोष में, वही उसका आंतरिक कोष है। तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। अब LDS क्या कहती है कि आप किसी भी एटम की अगर LDS लिखना चाह रहे हो, किसी भी परमाणु की LDS लिखना चाह रहे हो, तो उसके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर बाई डॉट या बाई क्रॉस दर्शा दीजिए। तो ये लो, एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोष में, तो मैंने बाई डॉट दर्शा दिया है। संयोजकता कितनी होती है? कितने इलेक्ट्रॉन साजित करने, इनको कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकती है, ये स्टेबल हो सके एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट होता है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट होता नहीं है। तो संयोजकता होती है इसकी 1। और चार्ज की बात करें तो ±1। डोंट वरी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन की बात करें तो कार्बन की LDS वो कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और इसकी LDS होती है वो कुछ यूं होती है। अभी आप LDS से मेरा टॉपिक करवाया हुआ है, उसमें जाके देख ले, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और इसकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, और चार्ज होता है वो कितना होता है? ±4 होता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और नाइट्रोजन होता है उसकी LDS की होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, और चार्ज होता है वो -3 होता है, क्योंकि देखो इसके पास में बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन तो है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन तो है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने कम पड़ रहे हैं? 3 ही तो पड़ रहे हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, और अगर 3 लेगा तो फिर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस ही तो आना है ना। तो फिर चार्ज कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? माइनस ही आएगा। तो इसलिए इसका चार्ज कितना हो गया? आवेश कितना हो गया? इसका ऑक्सीकरणांक कितना हो गया? -3 हो गया। फिर बात करें अगर हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और ऑक्सीजन की LDS ही होती है। चलो जी, ठीक है। और अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन साजित करेगा? संयोजकता कितनी होगी? 6 है, 2 चाहिए तो 2 होगी, और चार्ज कितना हो गया? -2, क्योंकि 2 ले लेगा 8 बनाने के लिए। सल्फर और ऑक्सीजन सेम कंडीशन होती है। बड़ी आराम से पढ़नी है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वीडियो धीरे चल रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले। ये मोबाइल में या आपके PC में ये सिस्टम होगा, तो 2 और -2।
देखो हेलोजनों की अगर बात करें ना हम, तो हेलोजनों में कौन कौन शामिल होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 के एटम होते हैं। ये कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17। आवर्त सारणी का जो वर्ग नंबर 17 होता है ना, उसके एटम को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। और हेलोजनों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। और सभी हेलोजनों के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ही होते हैं। तो सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एलडीएस क्या है? ये उनकी एलडीएस हो गई है। और एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी और चार्ज कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और क्या काम में आएगा? देखो हेलोजनों पर आए गए हैं तो हेलोजनों की कुछ और बातें करते हैं हम। हेलोजनों की आपको विद्युत ऋणता का नॉलेज होना चाहिए और हेलोजनों के आकार का क्रम होना चाहिए। तो हेलोजनों के आकार का क्रम होता है वो ये होता है: फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में बड़ा होता है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा कौन होता है? आयोडीन। क्योंकि ये वर्ग में टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे है, और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है और आयोडीन नीचे होता है, इनमें सबसे नीचे होता है। हालांकि इनकी एक और बात आपको बताऊं, ये आयोडीन होता है ये बेटे ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन होता है वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। और ये जो दो बचे हुए हेलोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? गैसीय फॉर्म में होते हैं। तो ये भी इनकी खास बात होती है। ठीक है। अब अगर हमें आकार आता है, तो आकार का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में संबंध होता है। आकार और विद्युत ऋणता का क्या संबंध होता है? यहां लिख देता हूं, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज अगर बढ़ी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, विद्युत ऋणता घट जाती है अगर परमाणु आकार बढ़ा तो। अब देखो इनका आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनकी विद्युत ऋणता घटती जाएगी, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी? ब्रोमीन की होगी, और फिर किसकी होगी? सॉरी, आयोडीन की होगी। ये ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे लगभग इक्वली होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.55 समथिंग, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.20। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता कम किसकी होती है? कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है, और ज्यादा किसकी होती है? कार्बन की होती है। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों में आकार छोटा ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये इनकी नॉर्मल बातें हुई। अब देखो संयोजकता के आधार पर परमाणुओं को विशेष नाम दिए जा सकते हैं। संयोजकता के आधार पर परमाणुओं को विशेष नाम दिए जा सकते हैं। ये आपको उतार लेना चाहिए, अब तक उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई है तो वीडियो को बैक करें, बैक करके स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर नोट्स बनाए। ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं वो एक्स्ट्रा पेज में लिखे। ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। संयोजकता के आधार पर परमाणुओं का प्रकार देखते हैं कि उनको किस नाम से जाना जा सकता है। देखो बेसिक करना जरूरी है, बेसिक के बिना बिल्डिंगें खड़ी होगी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे चल नहीं सकती। चलो संयोजकता के आधार पर। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए इस हाइड्रोजन को एकल संयोजी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? एकल संयोजी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा? एकल संयोजी परमाणु। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन को चतुसंयोजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चतुसंयोजी। और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, तो नाइट्रोजन को त्रिसंयोजी कहा जाएगा। त्रिसंयोजी। और सल्फर ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन क्या होगा? द्विसंयोजी होगा। द्विसंयोजी, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। सल्फर भी क्या होगा? द्विसंयोजी होगा। और हेलोजन, सभी हेलोजन होंगे वो किस में आएंगे? एकल संयोजी में आएंगे। तो आपको एक और हेडिंग बनानी है कि संयोजकता के आधार पर परमाणुओं का प्रकार। अगर संयोजकता 1 होती है तो परमाणु एकल संयोजी कहलाएगा, 2 होती है तो द्विसंयोजी कहलाएगा, 3 होती है तो त्रिसंयोजी कहलाता है, और अगर 4 होती है तो कौन सा कहलाता है? चतुसंयोजी कहलाता है। 4 से ज्यादा संयोजकता होनी नहीं है। ठीक है। चलो ये हुई नॉर्मल बात। तो ये परमाणु हमारे काम में आने वाले हैं।
अब बात करते हैं कि अब शुरू कहां से करें केमिस्ट्री को, अब शुरू कहां से करें ऑर्गेनिक को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। चलो उससे पहले हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी, हेडिंग बना लो कार्बन की सामान्य जानकारियां। देखो मैं पूरी जानकारियां यहां नहीं दे रहे, हम कार्बन की सामान्य जानकारी, जो काम की चीजें उन पे बात करेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और 6 परमाणु क्रमांक है तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने, कुल इलेक्ट्रॉन कितने, कुल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के पास में, 6 ही कुल इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C। अब देखो किसी भी परमाणु का अगर प्रतीक लिखते हैं ना तो उसके नीचे बाईं ओर लिखते हैं उसका परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर दाईं ओर लिखते हैं उसका द्रव्यमान संख्या। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या सामान्यतः कितनी होती है, 12 होती है। लेकिन कार्बन की प्रकृति में समस्थानिक भी पाए जाते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें से एक कार्बन खुद हो गया, इसके बाद एक होता है C613, यानी वह कार्बन जिसका द्रव्यमान संख्या 13 होती है और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। एक होता है C614। ये बड़ी काम की चीज है, समस्थानिकों में ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र का निर्धारण, जीवाश्म की उम्र का निर्धारण। बहुत बार कंपटीशन में पूछता है जीवाश्मों की उम्र का निर्धारण करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन में 14 जो होता है ना उसका प्रयोग किया जाता है। ये भी नोट करना है आपको। और जीवाश्म क्या होते हैं इस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो जीव बहुत पहले मर चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं ना, उन अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म। तो ये होते हैं बेटे जीवों के अवशेष, मृत जीवों के कह सकते हैं हम, मृत जीवों के अवशेष, इनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तभी तो हम अंदाजा लगा लेते हैं ना, वो जैसे हमें क्या पता डायनासोर है वो कब मरा था, उसकी एज क्या थी, ठीक है। तो वो इसी से पता चलता है। कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्म की उम्र के निर्धारण में किया जाता है। चलो जी, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है। तो इसकी संयोजकता कितनी है ये बताओ, इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी हुई बेटे, 4 हुई। और 4 हुई तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुसंयोजी। क्या कहेंगे, चतुसंयोजी। और बनाए गए बंधों की संख्या कितनी होगी, कार्बन बंध कितने बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। अब यहां ये जरूरी है, कार्बन के 4 बंध बनाना आवश्यक है, आवश्यक रूप से बनाएगा। ये 4 बंध है ना, आवश्यक रूप से बनाएगा। 4 से कम या ज्यादा पर काम नहीं चलेगा। आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड बना के देने हैं, 4 बॉन्ड बनाने। अब सवाल ये उठता है कि वो 4 बंध बनाए कैसे, वो कार्बन 4 बंध बनाए कैसे। तो देखो कार्बन अपने 4 बंध पूरे कैसे करता है। न करे मेरी जान सजना। देखो कार्बन 4 बंध पूरे कैसे करता है। नंबर 1 वो ये काम कर सकता है 4 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ जुड़कर, 4 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ जुड़कर। कार्बन अपने 4 बंध पूरा कर सकता है। अब अगर किसी बच्चे को एकल संयोजी परमाणु से नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो मैं बता देता हूं वो क्या कर रहा है। यहाँ 4 एकल बंध बना रहा है। 4 कौन से बंध बना रहा है, एकल बंध बना रहा है। ये लो, मतलब कार्बन 4 एकल बंध बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, जैसे CH4 की अगर हम बात करें, मेथेन CH4। अब देखो ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि इसको मेथेन ही क्यों कहा, इसका कारण बताएंगे आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है क्या, यही तो चीजें पढ़नी है ना। इसका नाम रटा नहीं जाएगा, इसका नाम बनाया जाएगा कि इसका नाम मेथेन ही क्यों रहा, ठीक है। तो
अभी अगर कोई नाम याद नहीं होता है तो ज्यादा दिमाग में सलवटे डालने की आवश्यकता नहीं है, फ्री माइंड बैठो आप, जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करते जाओ, ठीक है। देखो एक दिन में तो पूरी केमिस्ट्री सीख भी नहीं सकते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, कोई नहीं सीख सकता, वो ना कोई दुनिया में ऐसा टीचर पैदा हुआ है जो एक दिन में पूरी केमिस्ट्री सिखा सकता है। तो CH4 की अगर मैं बात करूं तो देखो कार्बन, अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो 4 हाइड्रोजन ने इसके साथ में 4 बॉन्ड बना रखे, ठीक है। तो ये देखो इसने किया क्या है, अपनी 4 संयोजकताएं पूरी तो की है, लेकिन 4 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ जुड़कर, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एकल संयोजी है। अब और एकल संयोजी कौन थे, हेलोजन भी तो एकल संयोजी थे ना, तो क्या ये भी बन सकता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ये भी बन सकता है CHCl3, ये भी सही है, ये भी एकल संयोजी है। क्लोरोफॉर्म, अरे ये भी देखो एकल संयोजी है, CCl Cl Cl, और ये रहा प्यारा सा हाइड्रोजन, देखो देखिए 4 एकल संयोजी के साथ जुड़ा है। तो ऐसे करके कार्बन है वो बॉन्डिंग कर लेगा, और देखो कोशिश ये करेगा कि कार्बन 4 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ ही जुड़े। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसके लिए पाई और सिग्मा बॉन्ड पे थोड़ा फोकस करो। एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों बंध में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, मजबूत कौन सा होता है, सिग्मा होता है। ये क्या होता है, मजबूत बंध होता है। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो 180 होती है। और ये होता है वो वीक बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, 65 होती है। अब सुनो, परमाणु बंध बनाता क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। तो परमाणु तो स्थायी होना चाहता है, कार्बन स्थायित्व होना चाहेगा, तो वो कोशिश करेगा कि चारों बॉन्ड उसके कौन से बने, सिग्मा बॉन्ड बने। और सिग्मा बॉन्ड है कौन सा, एकल बंध, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच में पहला बंध हमेशा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा ही बनता है। और दो परमाणुओं के बीच में केवल एक ही सिग्मा बन सकता है। अगर सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है ना, इसी चैनल पर आपका, ये अपना चैनल आप ही का है चैनल, मेरी क्या औकात की मैं एक चैनल चलाऊं, चैनल आप ही चला रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आपका साथ है मेरे, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर एक भी बच्चा वीडियो ना देखे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं, चैनल आप ही चला रहे हो, आप ही का चैनल है ये। तो चैनल पे, आपके चैनल पे जो केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक है, उसमें जाके आप देखो पाई और सिग्मा बॉन्ड को बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, बड़ा अच्छे से और बड़ा डीप समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हुई बात। तो 4 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ में कार्बन जुड़ सकता है। दूसरी बात करते हैं, कार्बन है वो और क्या कर सकता है, अब खुद से माइंड लगाओ, ये भी तो कर सकता है ना, एक द्विसंयोजी वह 2 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ जुड़कर, यह भी पॉसिबल है, बिल्कुल है। एक द्विसंयोजी और 2 क्या जुड़ रहे, एकल संयोजी। जैसे देखो ये कार्बन था, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ, द्विबंध बना लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा है, द्विसंयोजी हो गया है ना। और अब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना ले, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ये आगे की बातें, ये एकल संयोजी हो गए। तो यूं भी ये कार्बन कर सकता है। और इसी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, HCHO लिख सकते हैं इसको। तो ये काम भी कार्बन कर सकता है, 2 एकल बंध बना सकता है, और एक क्या बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विबंध भी बना सकता है। चलो इसके बाद क्या कर सकता है, इसके बाद क्या कर सकता है, 2 द्विबंध भी बना सकता है। क्या कर सकता है, 2 द्विबंध भी बना सकता है। दो द्विसंयोजी परमाणुओं के साथ भी जुड़ सकता है। यह काम भी हो सकता है, 2 द्विबंध बना सकता है, 2 द्विबंध बना सकता है, जैसे C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखो ये भी द्विसंयोजी परमाणु है, और वो भी क्या है, द्विसंयोजी परमाणु है। देखो मेरा लेक्चर शुरू में धीमा चलेगा क्योंकि ये बेसिक है,
और बेसिक होना बहुत जरूरी होता है। तो ये द्विसंयोजी के साथ हो सकता है इसे, इसी को तो हम क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। देखो कहने को बहुत है, कहने को बहुत है, मैंने इसे लिखा CO2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। कहने को बातें बहुत है, कहने को बातें बहुत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे जो टॉपिक है ना, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो जाके पढ़िए आप एक बार, नॉलेज होगा आपको, बहुत ज्यादा नॉलेज होगा कि वास्तव में केमिस्ट्री क्या है और कैसे पढ़ी जाती है। तो ये काम भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक त्रिसंयोजी, एक क्या हो, त्रिसंयोजी, और एक एकल संयोजी, हो गए 4 बंद। ये भी कर सकता है कार्बन। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन, कार्बन ने, अब त्रिसंयोजी हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन था और एक एकल संयोजी हाइड्रोजन, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। और ये हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। इसमें देखो ये परमाणु है वो क्या है, त्रिसंयोजी है। ये परमाणु क्या है, त्रिसंयोजी है, और ये परमाणु क्या है, एकल संयोजी है। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। देखो उतना तो नहीं, मजा आएगा जरूर, लेकिन उतना, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको मैक्सिमम मजा दिलवा दूंगा, केमिस्ट्री में जितना आ सकता है उतना दिलवा दूंगा। अब उतना तो नहीं जितना आप किसी से बात करके एंजॉय करते हो, टीवी देख के, मैच देख के, पबजी खेल के ये एंजॉय करते हो, उतना मजा तो नहीं, लेकिन पढ़ाई में जितना आ सकता है ना उतना बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो ये कहानी हुई। अब देखो ये आसान क्यों हो रही है, आसान इसलिए हो रही है क्योंकि हमें पता है एकल संयोजी क्या होते हैं, द्विसंयोजी क्या होते हैं, त्रिसंयोजी क्या होते हैं, अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़े। ठीक है। और जैसे जैसे ये टॉपिक क्लियर होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती जाएगी, डोंट वरी। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। देखो मेरा कहना यही है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को अपनी फील्ड के इतने बड़े बादशाह बना लो, अपने आप को अपनी फील्ड के इतने बड़े बादशाह बना लो कि आपके आने और आपके जानने से पासा पलट जाए। अपने आप को अपनी फील्ड का इतना बड़ा बादशाह बना लो कि आपके आने से या फिर आपके जाने से वहां का पासा ही बदल जाए, गेम ही चेंज हो जाए, एक गेम चेंजर बन जाओ। या तो किसी चीज को पढ़ो मत, या फिर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो। या तो किसी चीज को पढ़ो ही मत, कॉपी पेन रखो और बोल दो भाड़ में जाए पढ़ाई। या फिर क्या करो, पूरी शिद्दत से पढ़ो, जी जान लगा दो कि है वो यही है। ठीक है। तो ये हुई नॉर्मल सी बातें। अब बातें करते हैं कि जो कार्बन की संरचना होती है ना, वो सबसे फेमस संरचना, मेथेन की बात करते हैं। कार्बन में मेथेन की सबसे फेमस संरचना कौन सी होती है, CH4 की। तो जो सबसे फेमस संरचना होती है ना, वो होती है बेटे इसकी चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय ऐसे बनता है, ये हो गई है मेथेन की संरचना। तो आपको पूछ ले कार्बन की फेमस संरचना कौन सी होती है, तो चतुष्फलकीय होती है। कौन सी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और इसमें संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। संकरण निकालने का आसान सा तरीका है, बॉन्ड पेयर गिन लो, 4 बॉन्ड है तो संकरण sp3 हो गया। और बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28, या मैं कह सकता हूँ 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, ये 28 मिनट है, 1.109.28 मिनट। ठीक है ना। ये अच्छी से बातें क्यों है, ये भी उसमें केमिकल बॉन्डिंग में सब बातें क्यों है। तो ये कहानी हुई इसकी नॉर्मल। अब देखो ये कार्बन में अद्वितीय गुण पाया जाता है, बीच में ये टॉपिक आ गया, कार्बन में एक अद्वितीय गुण पाया जाता है। कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है, अद्वितीय गुण। अब वो अद्वितीय गुण कार्बन का है क्या, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। ऐसा गुण और किसी में नहीं होता है। कार्बन कार्बन के साथ में जुड़कर क्या कर सकता है, लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। अब वो श्रृंखलाएं होती है ना, देखो लिख लो आप, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। और वो श्रृंखलाएं 3 प्रकार की हो सकती है।
वो श्रृंखलाएं 3 प्रकार की हो सकता है वो श्रृंखलाएं सीधी श्रृंखला हो। अब सीधी तो क्या, अशाखित श्रृंखला, अशाखित सीधी श्रृंखला हो जाएगी। जैसे कार्बन और कार्बन के साथ ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के लंबी चेन बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। तो इसमें देखो कोई शाखा नहीं निकली हुई है। शाखा कब होती है, जब इस चेन से ऊपर या नीचे कोई कार्बन और निकला हुआ होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला कहते हैं। नंबर 2, वो श्रृंखला शाखित भी हो सकती है। ऐसी कोई बात देता नहीं है कि ये अशाखित ही बनाए, शाखित श्रृंखला भी बना सकता है, वो इसकी मर्जी है कौन सी बना रहा है। तो कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ के ऐसी श्रृंखलाएं भी बना सकता है। देखो इसमें क्या है, एक शाखा निकल गई है, जैसे एक शाखा और निकाल दी, ऐसे ऊपर या नीचे, ऊपर भी निकल सकती है, तो ऐसी श्रृंखलाएं भी ये बना सकता है। और नंबर 3, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़कर चक्रीय श्रृंखला भी बना सकता है। कैसी श्रृंखला प्यारे बच्चों, चक्रीय श्रृंखला भी बना सकता है। अब चक्रीय श्रृंखला से क्या मतलब है, चक्रीय श्रृंखला भी बना सकता है। जैसे देखो ऐसे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसी श्रृंखलाएं भी कार्बन बना सकता है, साइक्लिक श्रृंखलाएं। अब सवाल ये उठता है, क्या कार्बन कार्बन के साथ में एकल बंध से जुड़ता है? देखो पहली कोशिश तो ये रहेगी ना, कार्बन की कार्बन के साथ में एकल बंध बनाए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कार्बन कार्बन के साथ में द्विबंध भी बनाएगा, और कार्बन कार्बन के साथ में कौन से बंध बनाएगा, त्रिबंध भी बनाएगा। कार्बन कार्बन के साथ में द्विबंध भी बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ में त्रिबंध भी बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में जिक्र कर रखा है, क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने पर एटम इतने पास आ जाते हैं कि उनके न्यूक्लियस के बीच में क्या शुरू हो जाता है, रिपल्सन शुरू हो जाता है, इसलिए वो 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। चौथा बॉन्ड होता है वो 2 एटम के बीच में क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, तब तक मैं पानी पी लूं। तो चलो डियर स्टूडेंट, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तुम नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई। चलो अब बात करते हैं हम, हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है, कहाँ से पढ़ा जाए, तो यहाँ से शुरू की जाए। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर ढंग से मूव कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डाल लो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो नाम से स्पष्ट है, वो नाम से स्पष्ट है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बो का मतलब है प्यारे बच्चों कार्बन। इस प्रकार के यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CH4। अब देखो इसमें क्या है, कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे C2H6, जैसे C3H8, ये सब के सब किसमें शामिल हो गए, हाइड्रोकार्बनों में हो गए। अब मैं कुछ से नॉन हाइड्रोकार्बन यौगिक लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा CHCl3, CH2Cl2, जैसे मैंने लिखा CH3OH, और भी बहुत। अब ये देखो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इनमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन भी आ गया, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी क्लोरीन आ गया, इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया। तो इनको हम क्या नहीं कहते, हाइड्रोकार्बन नहीं कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यहां व्युत्पन्न से क्या मतलब है, इनका निर्माण हाइड्रोकार्बनों से हुआ है, इनका निर्माण हाइड्रोकार्बनों से हुआ है। जैसे ये एक एल्कोहल है, तो इसका निर्माण किससे हुआ, ये एक एल्कोहल है। अभी आपको नॉलेज नहीं होगा कि ये एल्कोहल
है, लेकिन आगे जाके ये नॉलेज हो जाएगा कि एल्कोहल क्या होते हैं जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उन कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोकार्बन ही है, ये एक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से क्या अभिप्राय हुआ कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों से बने हुए हो, हाइड्रोकार्बनों से ही बने हुए हो, तो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हाइड्रोकार्बनों को क्लियर किया जाए, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री तो इन्हीं से खुलेगी। तो हम पहले नॉलेज लेते हैं हाइड्रोकार्बनों का। अब देखो हाइड्रोकार्बनों में क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को कितने भागों में बांटा जाता है। हाइड्रोकार्बनों को कार्बन कार्बन के मध्य, यानी HC है, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए बंधों के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कार्बन कार्बन के बीच बने हुए बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रिपेयर नोट्स बनाते जाना प्यारे बच्चों। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरे कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो संतृप्त और असंतृप्त क्या है, इसको नॉर्मली समझो। संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है जिसकी भूख शांत हो गई हो, धापेड़ हो, मारवाड़ी में बोले तो धापेड़ हो। और असंतृप्त का मतलब होता है जिसकी भूख शांत नहीं हुई हो, जिसकी भूख शांत नहीं हुई हो, बिन काहे बोले, बिना दापेड़ो, भूखो, असंतृप्त, ठीक है। अब सवाल ये उठता है किसकी भूख शांत हो गई, कार्बन की। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड चाह रहा था, 4 बॉन्ड, और चारों ही कौन से बंध चाह रहा था, एकल बंध। कौन से बंध चाह रहा था, एकल बंध। अगर कार्बन के बंध एकल बंध है ना, तो फिर वो किसमें शामिल हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा। कार्बन का कार्बन के साथ में कौन सा बंध हो, कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। अंग्रेज लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध होता है तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। अब एकल बंधी क्यों बनाना चाहता है कार्बन, क्योंकि कार्बन सिग्मा बॉन्ड में सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगर अब इसके अलावा कोई पोजीशन आ जाए, जैसे ये तो ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको ऐसे कह सकता हूं, ऐसे, ठीक है ना। अब ये बात हुई कि कार्बन कार्बन के बीच में और कौन सी बॉन्ड बन सकती है, तो हमने पीछे बात की ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्विबंध या फिर कौन सा बंध हो, त्रिबंध उपस्थित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की कैटेगरी में रखेंगे। अब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उनमें केवल कौन शामिल होते हैं, एल्केन शामिल होते हैं। उनमें बेटे कौन शामिल होते हैं, केवल एल्केन शामिल होते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो 3 भाग होते हैं, तो मैं 3 में ही बांट देता हूं इनको। अब बहुत से लोग कहेंगे सर 2 ही होते हैं, 3 होते हैं, अभी देखना कौन से होते हैं। एक होते हैं एल्कीन, और दूसरे होते हैं एल्काइन, और तीसरे होते हैं प्यारे बच्चों एल्किनोइन। मैं एक बार देख लेता हूं कि बोर्ड का वो लास्ट कोना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाएगा। तीसरे कौन से होते हैं, एल्काइन होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं, सॉरी एल्किनोइन।
अब देखो एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। 3 वैलेंसी कार्बन की अलग बात है, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तब हम उन कंपाउंडों को क्या कहेंगे, एल्कीन के नाम से जानेंगे। और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो तब हम उनको क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। और एल्किनोइन में ऐसी श्रृंखलाएं शामिल होती है प्यारे बच्चों, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो, और उसी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाए ना किसी चेन में, तब उन कंपाउंडों को क्या कहा जाता है, एल्किनोइन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एल्केन होते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जहां n क्या है, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है, कार्बन की क्या है, संख्या है। नोट करते जाना कि एल्केन होते हैं, आप इसके नीचे लिख लेना, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और जहां n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या है। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, सॉरी CnH2n ही होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र, आई वांट टू बी रियली सॉरी, CnH2n होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये इनके सामान्य सूत्र होते हैं। अब जब इनका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे ना, तो एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, इनका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो अनुलग्न आवश्यक होगा। अनुलग्न क्या होता है, एल्केन का अनुलग्न होता है प्यारे बच्चों एन। अभी बताता हूं ये अनुलग्न है क्या। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, इन होता है। और एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है, आइन होता है। वो इनके नाम में ही है। देखो एल्कीन, एल्क प्लस इन, तो इन हो गया। एल्काइन, एल्क प्लस आइन, तो इनका अनुलग्न क्या हो गया, आइन हो गया। और एल्क प्लस एन, इनका अनुलग्न क्या हो गया, एन हो गया। तो तीनों के अनुलग्न आपको अच्छे से आने चाहिए। अब बात करते हैं अनुलग्न और पूर्वलग्न ये क्या है। तो देखो जैसे मैंने एक नाम लिखा सीताराम, ऐसे लिख दिया, बस मन में आया तो सीताराम। अब इस नाम में देखो दो पार्ट है, इसमें सीता अलग है और राम अलग है। हाँ देखो एक बात बताऊं, मजे की बात यह है कि हम इंडिया में लड़कियों को बहुत अहमियत देते हैं, नारी शक्ति को बहुत अहमियत दी गई है हमारे शास्त्रों में भी। हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, वो पूजनीय है, उनके नाम पहले आते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे राधे श्याम, अब राधे कौन है, राधा है, श्याम। सीताराम, सीता का नाम पहले आया, राम का नाम बाद में लिखा है, ठीक है। पूजनीय है देवियां हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो सीताराम। अब इसमें देखो जो नाम में पहले लगा हुआ शब्द है ना, वो तो कहलाता है प्यारे बच्चों पूर्व लग्न, वो तो क्या कहलाता है, पूर्व लग्न। और जो नाम के बाद में लगा हुआ शब्द होता है ना, वो क्या कहलाता है, अनुलग्न, ठीक है। तो नाम में जो पहले लगने वाले शब्द होते हैं उनको पूर्व लग्न कहते हैं, और नाम में आगे लगने वाले, बाद में लगने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अनुलग्न कहा जाता है। तो ये नॉर्मल सी इनकी जानकारी हुई है कि कार्बन कितने, वो सॉरी हाइड्रोकार्बनों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। उतार लिया, चलो आगे देखो। एक और काम की बात बताऊं, एल्केनों को हम पैराफिन भी कहते हैं।
और एल्किन को हम ओलिफिन कहते हैं। एल्केनो को हम क्या कहते हैं? पैराफिन। और एल्किन को हम क्या कहते हैं? ओलिफिन भी कहते हैं। तो चलो, ये हुई नॉर्मल सी बातें। अब बात होगी अनुलग्न की, एन इन आइन। चलो, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। इस टॉपिक में से, इतने टॉपिक में से हमें क्या पूछा जा सकता है? हमें यह पूछा जा सकता है इनके अनुलग्न। तो एल्केन का अनुलग्न क्या हुआ? काम की चीज। एल्केन का अनुलग्न क्या हुआ? एन, नाम में है। एल्किन का आइन, सॉरी इन। और एल्काइन का आइन। इट्स ओके। ये इनके अनुलग्न होते हैं। अब मैं कहूं आपको, कभी एल्केन, एल्किन और एल्काइन की पहचान करनी हो, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल रख दिया, यहां रख देता हूं मैंने आपको एग्जांपल रख के दे दिया, CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C3H8 C4H8 C4H10 और C4H6, ऐसे कुछ मैंने कंपाउंड लिख दिए। अब आपसे पूछूं, इनमें से एल्केन, एल्किन, एल्काइन की पहचान करो। तो पहचान करने का तरीका तो है आपके पास में, आप फॉर्मूला लगाते हो। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और इनका सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n-2। लेकिन इतना झंझट, ये सूत्र लगाना, उसके बाद में इनको क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बातें हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको कभी एल्केन, एल्किन, एल्काइन की पहचान करनी हो ना, तो एल्केन में क्या होता है? कार्बन के दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। बस ये तरीका सही है। कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन अगर है तो वो डेफिनेटली कंपाउंड कौन सा है? एल्केन है। एल्किन में क्या होता है? कार्बन के दुगुने के बराबर हाइड्रोजन होते हैं। चलो, और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। ये तरीका लगाओ आप। ठीक है। तो कार्बन के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन, कार्बन के दुगुने के बराबर हाइड्रोजन, और कार्बन के दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन। अब बस याद ये रखना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन इन सीक्वेंस। अब देखो, इनमें से आप 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में ये बता दोगे। 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड लगेगी आपको कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। देखो, कार्बन कितना? 1 का 2 गुना, 1 × 2 = 2। हाइड्रोजन देखो 2 गुने से, इसके 2 गुने, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा। देखो, कार्बन 1 का 2 गुना 2, 2 से 2 ज्यादा, तो ये कौन हो गया? एल्केन। कार्बन के दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन। कार्बन 1 का 2 गुना 2, और 2 में 2 और जोड़ दो 4 हो जाएंगे, तो ये एल्केन। इसमें देखो, कार्बन का 2 गुना 4, 4 से 2 ज्यादा है क्या हाइड्रोजन? हाँ, 6 है। तो ये भी कौन हो गया? एल्केन हो गए। ये दोनों ही एल्केन है। ये देखो, कार्बन, तो कार्बन का 2 गुना कितना? 4 ही है ना हाइड्रोजन, तो कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन। कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन किसके पास होते हैं? एल्किन के पास होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कौन हो गई है? एल्किन हो गई है। इसमें देखो, कार्बन, तो कार्बन के 2 गुने, कार्बन के 2 गुने कितने हो गए? 4। अब 4 से 2 कम है, देखो 4 - 2 करो तो 2 आएगा, 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन किसके पास होते हैं? एल्काइन के पास होते हैं। तो ये एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन है। ये देखो, कार्बन, अब कार्बन के 2 गुने 6 से 2 ज्यादा है ना, 8 हाइड्रोजन है, तो 6 से 2 ज्यादा हो गए, तो ये फिर वापस कौन आ गया? एल्केन ही आ गया। कार्बन 4 के 2 गुने 8, तो कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन हुए, तो ये कौन हुआ? एल्केन हुआ। कार्बन 4 के 2 गुने 8 से भी 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये फिर वापस कौन हो गया? एल्केन हो गया। अब इस पे आप पहचानो, ये भी कौन है?
एल्केनी। ठीक है, तो ऐसे एल्केन एल्किन एल्काइन की पहचान की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं इनके नाम क्या है, तो इनके नाम क्या है। अब हमने एल्केन एल्किन एल्काइन पहचान लिया, हमें इनका अनुलग्न पता है, तो हम क्यों ना इनका पूर्व लग्न और निकाल ले। तो पूर्व लग्न क्या होता है, ठीक है, फिर इनका नाम आसान है। एल्केन एल्किन एल्काइन का नामकरण करने से पहले हमें पूर्व लग्न चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूर्व लग्न चाहिए। अब पूर्व लग्न किसके आधार पर आता है, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लगाएंगे हम प्यारे बच्चों, पूर्व लग्न। क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न। अब कार्बन की संख्या के आधार पर, अगर कार्बन की संख्या हमारे पास 1 होती है तो हम पूर्व लग्न लगाते हैं मेथ। क्या लगाते हैं, मेथ। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, चलो 2 होती है, तो फिर हम लगाते एथ। ये याद करना है, ये केमिस्ट्री की गिनती होती है। 1 को क्या बोलते हैं, मेथ। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट। 5 को पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। 6 को हेक्स। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। हेप्ट। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं, नॉन। 9 को क्या बोलते हैं, नॉन। और 10 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेक। 10 को क्या बोलते हैं, डेक। तो ये गिनती याद करो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टा, ऑक्टा, नोनाडेक, ऐसे है ना 19-20 तक। अब हमारे काम की 10 तक की है तो हम 10 तक की लिख लेते हैं, ज्यादा फालतू में जब काम में आएगी तो आगे की ओर लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर यहां तक आपको आता है तो अब मैं देखो नामकरण कर सकता हूं। जैसे मेरे को कहा कि भाई साहब CH4 का नाम बताओ, तो पहले आपको क्या करना है, पहचान लेना है ये एल्केन एल्किन एल्काइन में से कौन सा है। तो ये एल्केन है, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अब एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है, एन होता है ना, ये तो अनुलग्न होता है। अब पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न क्या है, तो एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या है, 1। तो हम क्या कह देंगे, पूर्व लग्न 1 को क्या कहेंगे, मेथ प्लस अनुलग्न एन। तो नाम क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ो, ये संधि विच्छेद है, इन दोनों की संधि कर दो, मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथेन। जैसे मेरे से किसी ने कहा C3H8 का नाम बताओ, तो देखो कार्बन कितने, 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप। अब पहचानो ये एल्केन एल्किन एल्काइन में से क्या है, तो ये कौन है, एल्केन। ये क्योंकि कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो N, प्रोपेन। ठीक है, तो ये हुआ। जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हम एक आधा वो भी ले लेते हैं जिसमें इन आइन होता है। अभी बच्चे बोलेंगे कि ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, C3H4। अब बोलो कार्बन कितने, 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस
देखो कार्बन के 2 गुने 6 से भी 2 कम हाइड्रोजन है ना, तो फिर ये एल्काइन है, तो आइन क्या नाम हो गया प्यारे बच्चों? प्रोपाइन। क्या नाम हो गया? प्रोपाइन। ये तो इनके बेसिक नाम है, ये इनके सामान्य नाम है, एकदम नॉर्मली जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखे हैं। बस ये सिखाया आपको कि पूर्व लग्न को कैसे यूज किया जाता है, अनुलग्न को कैसे यूज किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यानी हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण। हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण। और आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को ढंग से पढ़िए, ढंग से याद करिए, ढंग से देखिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इट्स ओके। अगला वीडियो ये होने के बाद